बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। यूक्रेन पर हमला किया तो पुतिन के खिलाफ पाबंदियां लगाएंगे। बाइडेन ने दी वार्निंग। रशिया ने कहा सैंक्शंस तबाहकुन होंगी। पेरिस में मगरबी इत्तेहादियों की मीटिंग। सर्जी लावरोव ने कहा यूक्रेन में यूरोपीय मुल्कों का कोई रोल नहीं। तनाव दूर करने के लिए रशिया और यूक्रेन के एडवाइजर्स की मीटिंग। कीव ने कहा अलहदगी पसंदों से कोई बातचीत नहीं होगी। यूक्रेन मसले से मगरबी मुल्कों में एनर्जी बहरान का अंदेशा। सप्लाई के लिए कतर से मदद ली जाएगी। शेख तमीम वाशिंगटन का दौरा करेंगे। पाबंदियां हटाने पर ही न्यूक्लियर डील होगी। इब्राहिम रईसी का दो टोक बयान। जारी रही तो यूएई पर जबरदस्त हमले करेंगे। हूसियों ने दी वार्निंग। कहा यमनियों का खून सस्ता नहीं। सीरिया में दाइश के 250 फाइटर्स ने एसडीएफ के सामने हथियार डाल दिए। हसाका में लड़ाई जारी। मोदी जुमेरात को पहली इंडिया सेंट्रल एशिया समिट की मेजबानी करेंगे। मुल्क में 73वें रिपब्लिक डे की धूम। राजपथ पर फौजी ताकत और रंगारंग तहजीब को पेश किया गया। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि अगर रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया तो वो सदर व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ शख्सी पाबंदियां लगाने पर गौर करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह का हमला हुआ तो पूरी दुनिया पर इसके संगीन असरात पड़ेंगे। बाइडेन का यह बयान एक ऐसे वक्त सामने आया है जब कई मगरबी लीडर्स ने खबरदार किया है कि यूक्रेन पर हमले की सूरत में रशिया को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। दूसरी तरफ रशिया ने इल्ज़ाम लगाया है कि अमेरिका और दूसरे मगरबी मुल्क तनाव में इजाफा कर रहे हैं। क्रेमलिन ने कहा कि वो नाटो को सिक्योरिटी के लिए एक खतरा समझता है। उसने नाटो से मुतालबा किया है कि वो फौजें ना बढ़ाएं। पीर को बाइडेन ने अपने यूरोपीय इत्तेहादियों के साथ वीडियो कॉल के जरिए बातचीत की थी। पेंटागन ने कहा कि अब तक ये फैसला नहीं किया गया है कि क्या अमेरिकी सिपाहियों को यूक्रेन में तैनात किया जाए। पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी जॉन कर्बी ने कहा कि अमेरिकी फौजों को उसी वक्त तैनात किया जाएगा जब नाटो रशियन फौज की मौजूदगी के खिलाफ कार्रवाई का फैसला करता है। रशिया ने वार्निंग दी है कि पुतिन पर पाबंदियां तबाहकुन होंगी। रशियन हुकूमत के दफ्तर क्रेमलिन ने कहा कि सियासी एतबार से यह दर्दनाक नहीं बल्कि तबाहकुन होगा। इस दौरान बरतानिया ने भी कहा है कि पुतिन के खिलाफ पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। बरतानवी वजीर ख़ारजा लिज ट्रूस ने कहा कि हम पाबंदियों के इम्कान को रद्द नहीं कर रहे हैं। पेरिस में मगरबी मुल्कों की एक मीटिंग हुई जिसमें सूरत हाल पर गौर किया गया। ये मीटिंग नॉर्मैंडी फॉर्मेट बातचीत के तहत हुई जो 2019 में शुरू की गई थी। यूक्रेन के सदर वोल्डोमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यह मीटिंग अमन कोशिशों के हवाले से एक मजबूत इशारा है। इटली के वजीर दिफा ने कहा है कि वो यूक्रेन के मामले में नाटो के फैसलों पर अमल के पाबंद हैं। रशिया के वज़ीर ख़ारजा सर्जी लावरोव ने कहा है कि यूक्रेन के मामले में यूरोपीय यूनियन या यूरोपीय तंजीम OSCE का कोई रोल नहीं है। रशियन पार्लियामेंट डोमा से खिताब करते हुए सर्जी लावरोव ने यह बात दोहराई कि अगर नाटो और अमेरिका की तरफ से सिक्योरिटी जमानतों पर तामीरी जवाब नहीं दिया गया तो मॉस्को मुनासिब कदम उठाएगा। रशिया को उम्मीद है कि इस हफ्ते वाशिंगटन की तरफ से उसके सवालों पर जवाब दिया जाएगा। यूक्रेन की हुकूमत ने रशिया की मदद रखने वाले अलहदगी पसंदों के साथ बातचीत से इनकार कर दिया। यूक्रेन हुकूमत के तर्जुमान ने बताया कि अलहदगी पसंदों के साथ कभी बातचीत हुई है न कभी होगी। इस दौरान रशिया और यूक्रेन के एडवाइजर्स की एक मीटिंग हुई जिसमें तनाव कम करने के हवाले से बातचीत की गई।
قطر کے امیر شیخ تمیم بن حماد الثانی 31 جنوری کو وائٹ ہاؤس میں صدر جو بائیڈن سے ملاقات کریں گے۔ بائیڈن اور شیخ تمیم مڈل ایسٹ میں سیکیورٹی کی صورتحال، انرجی سپلائی اور دوسرے مسائل پر بات چیت کریں گے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری جین ساکی نے یہ بات بتائی۔ یہ دورہ ایک ایسے وقت ہو رہا ہے جب مغربی ملکوں اور رشیا کے درمیان یوکرین کے مسئلے پر تناؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ امریکہ اور یورپ کا الزام ہے کہ رشیا یوکرین پر قبضے کی دھمکی دیتے ہوئے یورپ کا استحکام متاثر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یورپی یونین کو 40% انرجی سپلائی رشیا سے حاصل ہوتی ہے۔ قطر امریکہ کا ایک اتحادی ہے جس کے پاس گیس کے ذخیرے ہیں۔ وہ لیکوڈ نیچرل گیس میں دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے اور اس بحران میں مغربی ملکوں کی توانائی ضرورتوں کو پوری کر سکتا ہے۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے کہا کہ نیوکلیئر ڈیل اسی وقت ممکن ہے جب ایران کے خلاف ظالمانہ پابندیاں ہٹائی جائیں۔ ایک ٹی وی انٹرویو میں رئیسی نے کہا کہ اگر فریق ایرانی عوام کے خلاف پابندیاں ہٹانے کے لیے تیار رہیں تو سمجھوتے کی گنجائش ہے۔ ایران اور عالمی طاقتیں ویانا میں بات چیت کر رہی ہیں جس کا مقصد نیوکلیئر سمجھوتہ بحال کرنا ہے۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ سیدھے طور پر بات چیت سے انکار کر دیا ہے۔ ایران کے صدر نے کہا کہ ہر بات کا دار و مدار بات چیت پر نہیں ہے، ہم بات چیت جاری رکھیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ بات چیت سے تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ پابندیاں ہٹانا ضروری ہے۔ حکومت پابندیوں کو بے اثر کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایران کی ایک عدالت نے ایک فرینچ شہری کو جاسوسی کا قصوروار پایا ہے اور اسے 8 سال جیل کی سزا سنائی ہے۔ 36 سالہ بینجامن بریئر 2020 سے ایران جیل میں ہے۔ ترکمانستان ایران سرحد پر ایک ریموٹ کنٹرول ہیلی کاپٹر اڑاتے ہوئے اسے گرفتار کیا گیا تھا۔ فرانس میں بینجامن کے وکیلوں نے فوری کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ ایران اور قطر کے فارن منسٹرز نے ٹیلی فون پر بات چیت کی اور آپسی تعلقات اور خطے کی صورتحال پر خیالات کا تبادلہ کیا۔ وزیر خارجہ ایران حسین عامر عبداللہیان اور قطر کے فارن منسٹر محمد بن عبد الرحمان نے مسائل کو حل کرنے کے لیے بات چیت اور ڈپلومیسی کی اہمیت پر زور دیا۔ جاری رکھتے ہیں انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو۔ یمن کے حوثیوں نے وارننگ دی ہے کہ اگر یو اے ای اپنی جارحیت جاری رکھے گا تو زبردست حملے کیے جائیں گے۔ یو اے ای کی حوثی حکومت کے ایڈوائزر نے کہا کہ جارحیت کا جواب دینا جائز حق ہے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی اور اماراتیوں کا خون یمنیوں کے خون سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ حامد عبدالقادر نے کہا کہ اگر جارحیت ختم نہیں کی گئی تو یو اے ای کو زبردست حملوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آنکھ کا بدلہ آنکھ اور دانت کا بدلہ دانت ہے۔ یمنی خون سستا نہیں ہے۔ سعودیوں اور اماراتیوں کا خون یمنیوں کے خون سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ وزیر اعظم کے ایڈوائزر نے یہ بھی کہا کہ یہ بے بنیاد الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ یمن ایرانی ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔ سعودی اور امریکی دشمن یمن پر قبضے کو جائز قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس بیانیے کو بہانے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب اور یو اے ای اس خطے میں امریکہ کے پروجیکٹ پر عمل کر رہے ہیں۔ یمنی عہدیدار نے کہا کہ سعودی اتحاد کی طرف سے حملوں میں کم سے کم 150 جانیں گئی ہیں۔ اس کے جواب میں یمنی فوج نے سعودی عرب اور یو اے ای کے خلاف کارروائیاں کی ہیں۔ حال ہی میں حوثی فوج نے 2 جوابی آپریشنز کیے تھے جنہیں طوفان 1 اور طوفان 2 کا نام دیا گیا تھا۔ عراق کے بصرہ گورنریٹ میں ایک دھماکہ ہوا۔ بصرہ گورنریٹ میں یہ دھماکہ زیتون وادی میں ہوا۔ پتہ چلا ہے کہ بعض پولیس آفیسرز اس دھماکے میں زخمی ہوئے۔ اس بارے میں اور تفصیلات کا انتظار ہے۔ صبرین نیوز ایجنسی نے یہ خبر دی ہے۔ حال ہی میں عراق میں آئسس ملیٹنٹس نے ایک حملہ کیا تھا جس میں عراق کے کئی سپاہی ہلاک اور زخمی ہوئے تھے۔ یہ پچھلے کئی مہینوں کا سب سے خطرناک حملہ تھا۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں عورتوں نے طالبان کے ایک پوسٹر کے خلاف احتجاج کیا۔ اس پوسٹر میں عورتوں سے کہا گیا کہ وہ برقع پہنیں۔ پورے کابل میں الگ الگ مقامات پر حکومت کی طرف سے ایسے پوسٹرز لگائے گئے ہیں۔ ان پوسٹرز پر لکھا ہے کہ شریعت کے مطابق مسلمان عورتوں کو حجاب کرنا چاہیے۔ اس پوسٹر میں عورتوں کو مکمل برقعے میں دکھایا گیا ہے، لیکن دنیا بھر میں کئی مسلم عورتیں حجاب کرتے ہوئے چہرہ نہیں چھپاتی، لیکن افغانستان میں مکمل برقع پہننے پر زور دیا جاتا ہے۔ یہ خبر ایک ایسے وقت آئی ہے جب طالبان ڈیلیگیشن اور مغربی ملکوں کے درمیان اوسلو میں بات چیت ہو رہی ہے۔ اس بات چیت کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ افغانستان کی نئی طالبان حکومت کو باہر کی دنیا تسلیم کرے اور اس کے خلاف جو پابندیاں ہیں وہ ہٹائی جائیں اور افغانستان کے جو اثاثے انٹرنیشنل لیول پر فریز کیے گئے ہیں انہیں ریلیز کیا جائے۔
सऊदी अरब और थाईलैंड में 33 साल बाद सफारती ताल्लुकात बहाल हो गए हैं। दोनों मुल्कों ने 1989 में सफारती ताल्लुकात ख़त्म किए थे, जब थाईलैंड के एक शहरी ने एक सऊदी शहजादे का $20 मिलियन का मशहूर हीरा चुरा लिया था। थाईलैंड के वज़ीर आज़म प्रायुत चान-ओ-चा ने सऊदी अरब का एक अहम दौरा किया। इस दौरे के दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान मुआशी और तिजारती ताल्लुकात को बढ़ावा देने से इत्तेफाक किया गया। इस तरह इस दौरे के ज़रिए तारीख का एक वरक़ उल्टा गया है। दौरे के बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया गया, जिसमें इस बात से इत्तेफाक किया गया कि सफारती ताल्लुकात बहाल किए जाएं और एक दूसरे के मुल्कों में सफ़ीरों को तैनात किया जाए। सऊदी अरब थाईलैंड के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट्स भी शुरू करेगा। वज़ीर आज़म ने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और दूसरे सऊदी अहदेदारों से मुलाकात की। नॉर्थ ईस्ट सीरिया में कुर्दों की फौज ने कहा है कि आईएस मिलिटेंट्स के 250 से ज्यादा फाइटर्स ने हथियार डाल दिए हैं। अमेरिका की मदद रखने वाली कुर्दों की फौज एक इलाके को आईएस मिलिटेंट से क्लियर करने की कोशिश कर रही है, जहां पर हाल ही में एक जेल पर हमला किया गया था। पीर को कम से कम 300 आईएस मिलिटेंट्स ने हथियार डाल दिए थे और अब 250 मिलिटेंट्स के हथियार डालने की खबर आई है। ये इलाका हसाका सूबे में है। चारशंबे को भी लड़ाई जारी रही। एसडीएफ ने जेल के अतराफ के इलाके में अपनी घेराबंदी मजबूत कर दी है। समझा जा रहा है कि दर्जनों फाइटर्स अब भी छुपे हुए हैं और कई लोगों को पकड़ कर रखा है, जिनमें बच्चे भी शामिल है। एसडीएफ आईएस फाइटर्स के दरमियान पिछले जुमेरात को लड़ाई में 160 से ज्यादा लोग हलाक हुए थे। मरने वालों में 114 आईएस फाइटर्स और सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के 45 सिपाही शामिल हैं। 2019 में दाइश की खिलाफत खत्म होने के बाद आईएसआईएस का ये सबसे बड़ा हमला है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जुमेरात को पहली इंडिया सेंट्रल एशिया समिट की मेज़बानी करेंगे। कजाकिस्तान, किर्गिज़ रिपब्लिक, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के लीडर्स इस समिट में हिस्सा लेंगे। इस तरह की पहली समिट है जो लीडर्स की सतह पर हो रही है। सेंट्रल एशिया के मुल्क इंडिया के करीब में वाक़ हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 2015 में सेंट्रल एशिया के तमाम मुल्कों का दौरा किया था। इस पहली छोटी कॉन्फ्रेंस के दौरान उम्मीद है कि लीडर्स इंडिया और सेंट्रल एशिया के दरमियान ताल्लुकात को नई बुलंदी पर ले जाएंगे। उम्मीद है कि वो आपसी ताल्लुकात के अलावा आपसी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी मसाइल और खित्ते की उभरती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल का भी जायजा लेंगे। इंडिया ने अपना 73वां रिपब्लिक डे मनाया। 1950 में इसी दिन यानी 26 जनवरी को दस्तूर पर अमल शुरू हुआ था। रिपब्लिक डे की असल तकरीब दिल्ली में राजपथ पर हुई, जहां मुल्क की फौजी ताकत, रंगारंग तहजीब और समाजी और माशी तरक्की को पेश किया गया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने परेड की सलामी ली। रिपब्लिक डे तकरीब जंगी यादगार पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे से शुरू हुई। मुख्तलिफ रियासतों में भी रिपब्लिक डे मनाया गया। राजपथ पर होने वाली परेड में अलग अलग रियासतों और वजारतों और महकमों की झांकियों को शामिल किया गया। रियासतों में गवर्नर्स ने तिरंगा लहराया। रिपब्लिक डे तकरीबात में कोविड प्रोटोकॉल का लिहाज रखा गया। 26 जनवरी के मौके पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर पुलिस के एएसआई बाबू राम को अशोक चक्र अवार्ड बाद-अज़-मर्ग पेश किया। यौम जमहूरिया परेड के दौरान फौज ने इस बात को नुमाया किया कि किस तरह फौजियों के यूनिफॉर्म्स और उनके हथियार वक्त के साथ साथ बदले हैं। राजपथ पर कौमी झंडा लहराया गया। इस मौके पर हेलीकॉप्टर्स के जरिए फूल की पत्तियां गिराई गईं। हम खड़े हुए दुश्मन आए, हर व्यक्ति हिमालय बन जाए। सीमा भवानी की वीरांगनाओं ने जनतंत्र के जज्ब को अपनी जाबाजी से सल्यूट किया। तेलंगाना में गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने असल तकरीब में कौमी झंडा लहराया। इस मौके पर उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि नई रियासत तेलंगाना ने अलग अलग शोबों में तरक्की की है। वो राजभवन में तिरंगा लहराने की बात खिताब कर रही थी। गवर्नर ने कहा कि हैदराबाद तेजी से फार्मा हब, आईटी हब, मेडिकल हब की हैसियत से उभर रहा है और कई आलमी कंपनियां यहां अपने दफ्तर कायम कर रही हैं। कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आज़ाद को पद्म भूषण अवार्ड देने पर पार्टी में एक नया मसला पैदा हो गया है और कई लीडर्स की राय बढ़ गई है।
23 ग्रुप में शामिल लीडर्स और नेहरू गांधी खानदान के वफादारों के दरमियान खुली बहस शुरू हो गई है। साबिक मरकजी वजीर आनंद शर्मा ने गुलाम नबी आज़ाद को मुल्क का तीसरा आला तरीन अवार्ड मिलने पर मुबारकबाद दी। कपिल सिब्बल ने भी गुलाम नबी आज़ाद को मुबारकबाद दी, लेकिन पद्मश्री अवार्ड्स के ऐलान के साथ ही जयराम रमेश ने उन पर चोट की और आज़ाद नहीं गुलाम के अल्फाज का इस्तेमाल किया। उनका हवाला CPIM लीडर बुद्धदेव भट्टाचार्य जी की जानिब से पद्म भूषण अवार्ड कबूल करने से इनकार की तरफ था। बुद्धदेव के अलावा एक मशहूर तबला नवाज और गीतकार ने भी पद्म अवार्ड कबूल करने से इनकार कर दिया है। इस दौरान बुद्धदेव भट्टाचार्य जी ने कहा है कि उनसे किसी ने भी अवार्ड को रद्द करने के लिए नहीं कहा, बल्कि ये उनका अपना फैसला है। मुल्क में पिछले 24 घंटों के दौरान 2,85,000 नए कोविड केस पाए गए। वजारत सेहत ने ये बात बताई। अब तक 163 करोड़ 58 लाख वैक्सीन डोजेस दे दिए गए हैं। फिलहाल एक्टिव केसेस 22,23,018 हैं। पॉजिटिव रेट 16.16% है। पिछले 24 घंटों में 665 कोविड मौतें हुई। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। यूक्रेन पर हमला किया तो पुतिन के खिलाफ पाबंदियां लगाएंगे। बाइडेन ने दी वार्निंग। रशिया ने कहा सैंक्शंस तबाहकुन होंगी। पेरिस में मगरबी इत्तेहादियों की मीटिंग। सर्जी लावरोव ने कहा यूक्रेन में यूरोपीय मुल्कों का कोई रोल नहीं। तनाव दूर करने के लिए रशिया और यूक्रेन के एडवाइजर्स की मीटिंग। कीव ने कहा अलहदगी पसंदों से कोई बातचीत नहीं होगी। यूक्रेन मसले से मगरबी मुल्कों में एनर्जी बहरान का अंदेशा। सप्लाई के लिए कतर से मदद ली जाएगी। शेख तमीम वाशिंगटन का दौरा करेंगे। पाबंदियां हटाने पर ही न्यूक्लियर डील होगी। इब्राहिम रईसी का दो टोक बयान। जारहियत जारी रही तो UAE पर जबरदस्त हमले करेंगे। हूसियों ने दी वार्निंग। कहा यमनियों का खून सस्ता नहीं। सीरिया में दाइश के 250 फाइटर्स ने SDF के सामने हथियार डाल दिए। हसाका में लड़ाई जारी। मोदी जुमेरात को पहली इंडिया सेंट्रल एशिया समिट की मेजबानी करेंगे। मुल्क में 73वें रिपब्लिक डे की धूम। राजपथ पर फौजी ताकत और रंगारंग तहजीब को पेश किया गया। ये थी आज की खबरें। अब शेड्यूल अफरा सबको दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।